सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का टॉपिक नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक था यानी कि ऑर्गेनाइजिंग प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसमें हमने स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफलिम्पिक्स को बहुत अच्छे से देखा। इनमें क्या क्या इवेंट होते हैं, क्यों ये इवेंट्स होते हैं, इनके लोगोज और काफी इमेजेस से मैंने आपको समझाया था, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन इन स्पोर्ट्स। तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, इनके अंदर प्लेयर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और इनका डिवीजन कैसे होता है, यानी कि कैसे इनको बांटा जाता है इनकी कैटेगरी के बेसिस पे, इसके बारे में आज हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके लिए नोट्स अवेलेबल है और बहुत काफी शॉर्ट नोट्स हैं, जिसको आप देख के आराम से पढ़ सकते हो। वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस मैंने इसमें मार्क भी कर दिए चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो फटाफट शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि इसका मतलब क्यों होता है और क्यों हम इसको करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इंश्योर फेयर कंपटीशन। तो जो भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके लिए फेयर कंपटीशन हो, इसीलिए क्लासिफाई करना जरूरी होता है। क्लासिफाई का क्या मतलब होगा कि वर्गीकरण करना, कि कौन सा प्लेयर को किन दूसरे प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है प्रोसेस की, कि इसको करते कैसे हैं। तो ये कंडक्ट कैसे होता है? ग्रुपिंग एथलीट्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप। तो उनके एज ग्रुप पे हम बांटते हैं, जबकि नॉर्मली भी हम बांटते हैं। ठीक है, उनके जेंडर के बेस पे हम बांटते हैं, उनके वेट के बेस पे और उनके इम्पेयरमेंट के बेस पे। तो इन चार चीजों के बेस पे हम एथलीट्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन, जो कि प्रोसेस होता है जिससे पूरा हमारे चीजें होती हैं। फिर बात आती है डिविजनिंग की, यानी कि हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं, इनका विभाजन कैसे करते हैं। ग्रुपिंग एथलीट्स इनटू स्पोर्ट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड अदर क्राइटेरिया। तो उनकी डिसेबिलिटीज पे और जो अदर क्राइटेरियाज होते हैं उनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। पर्पस क्या है? achieve fair competition and allow athletes to compete based on their skill, not just their disability। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि भाई आप स्पेशल गेम्स में भी सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि डिसेबिलिटी देख के आप प्लेयर्स को बांट देते हो, कि अच्छा आपको लिम्ब इशू है, आपके हाथ नहीं है, तो आप दोनों चारों प्लेयर्स जो है वो एक ग्रुप में कम्पीट करोगे। ऐसा सिर्फ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता हो वो जो चार लोग हो उनका जेंडर अलग हो, उसमें से कुछ मेल हो कुछ फीमेल हो, तो आप उनके बेसिस पे उसको डिवाइड करोगे। हो सकता है उनकी एज जो हो वो कम ज्यादा हो, तो आप उनके बेसिस पे भी उनको डिवाइड करोगे। प्लस उनका जो वेट है उसके बेसिस भी, अगर वेट कैटेगरी डिमांड करता है आपका कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो फिर आप उसको देख के उसके हिसाब से भी वहां पे डिवीजन करोगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ उनकी डिसेबिलिटी को देख के नहीं, बल्कि जो बाकी स्किल लेवल्स होते हैं, बाकी जो चीजें होती हैं, उनको देख के भी डिवाइड करते हैं। हालांकि जो स्किल लेवल है, यानी कि आप कितना अच्छा खेल सकते हैं, आपका स्तर कितना अच्छा है, उसके बेस पे भी इनको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम थोड़ा सा अभी आगे समझेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन इन पैरालंपिक्स की, कि पैरालंपिक्स में क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? फिर से वही, फेयर एंड रेलिवेंट कंपटीशन फॉर द एथलीट्स। तो जो भी एथलीट्स आते हैं उनके लिए फेयर तरीके से पूरा ये कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए। दो स्टेप्स में क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहला, अ स्पोर्ट्समैन इज ऑब्जर्व फर्स्ट। इसको हम बोलते हैं जनरल असेसमेंट, यानी कि मेडिकल भी इसको हम बोल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो भी फील्ड में हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, तो वहाँ पे हमारा मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है उसको हम कहेंगे जनरल असेसमेंट, या फिर जिसको आप मेडिकल टेस्ट भी बोल सकते हो। और जिसमें हम लोग एक स्पोर्ट्स पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो जो अपनी डिसेबिलिटीज को क्लेम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। सेकंड आता है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि मेडिकल हो जाने के बाद और एक बार आपने मेडिकल में अप्रूवल मिल गया कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है, इसके बाद आप उनको ट्रेनिंग या कंपटीशन के टाइम भी ऑब्जर्व करते हो। ऐसा ना हो कि उस टाइम वो किसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगा के, डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स लगा के, या फिर टेस्ट के दौरान किसी तरह निकल जाए अपनी डिसेबिलिटी को छुपा के, और बाद में देखा जाए कि यार ये तो बड़ा नॉर्मल खेल रहा है, जैसे इसकी नॉर्मल प्लेयर खेलते हैं, यानी कि डिसेबिलिटी इसकी झूठी थी। तो उस टाइम भी ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर वहां पे भी पकड़ा जाता है कि यार डिसेबिलिटी के अगेंस्ट जाके ये खेल रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे भी एक चीज को देखा जाता है। द स्पोर्ट्स पर्सन इज ऑब्जर्व अगेन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। तो बार बार उनको चेक किया जाता है कि जो डिसेबिलिटी बताई गई है वो ठीक है कि नहीं। फिर पर्सनल इन्वॉल्व, यहाँ पे पर्सनल का मतलब वो वाला पर्सनल नहीं है। पर्सनल का मतलब होता है पीपल। ठीक है, तो कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या करते हैं, टीम क्या होती है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे टीम की बात हो रही है कि क्या क्या टीम होती है। तो भाई देखो, मेडिकल क्लासिफायर्स होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, चीफ क्लासिफायर होते हैं, हेड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन पैनल होता है, और एक कमिटी होती है। तो ये सब लोग मिलके इन सारे प्रोसेसेस को करते हैं। ठीक है, चलो। वो पर्सनल व्यक्तिगत वाला पर्सनल नहीं था, मैं वर्ड भूल रहा था हिंदी वाला। ये दूसरा पर्सनल है जिसको हम पीपल बोलते हैं। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग अलग होती है।
अब हम बात करते हैं फिजिकल इंपेयरमेंट इन पैरालंपिक्स। तो फिजिकल इंपेयरमेंट्स क्या-क्या होती हैं पैरालंपिक्स में? हालाँकि ये जो पार्ट है हम पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हमने अच्छे से किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फिजिकल इंपेयरमेंट्स इन पैरालंपिक्स, और किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो मैंने पहले ही टॉपिक में आपको समझाया है, ठीक है? चलो, सबसे पहले बात करते हैं इम्पेयर्ड मसल पावर। तो ये वो क्लासिफिकेशंस हैं जिनके बेसिस पे प्लेयर्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है? अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ये क्या है, तो भाई इन सारी चीज़ों को देख के प्लेयर्स को अलाउ किया जाता है कि अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, जो हम 8 अभी यहाँ पे इम्पेयरमेंट पढ़ने वाले हैं, तो ही प्लेयर्स को अलाउ है कि आप पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब वो 8 क्या-क्या हैं? सबसे पहला इम्पेयर्ड मसल पावर, नाम से समझ में आ रहा होगा। रिड्यूस्ड फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स, यानी कि मसल्स को जितनी ताकत लगानी चाहिए नॉर्मली, उतना वो नहीं लगा पाते हैं, ठीक है? अब क्यों हो सकता है ऐसा? स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो, आपके बैक में इंजरी हो, ठीक है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वहाँ इंजरी हो, तो उसकी वजह से इश्यू हो सकता है। आपको स्पाइना बिफिडा है, ये भी आपके स्पाइन से रिलेटेड है, या फिर पोलियो आपको है। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आप अपना मसल पावर सही से नहीं लगा पाओगे, ठीक है? सेकंड है आपका इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट आपको पता है, मोबिलिटी की बात हो रही है हमारे जॉइंट्स की, कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ती हैं, उनकी मोबिलिटी कितनी है। कुछ लोग कैसे फिक्स हो जाता है, तो ये लोग उस कंडीशन में आ सकते हैं। रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मूवमेंट इन वन और मोर जॉइंट्स इन अ कंसिस्टेंट वे। तो एक या एक से ज्यादा जॉइंट में अगर आपका मूवमेंट एकदम बंद हो जाए या कम हो जाए, तो आप इस कैटेगरी में आओगे, ठीक है? चलो, लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे हाथ या पैर की बात हो रही है। टोटल और पार्शियल एब्सेंस ऑफ बोन्स और जॉइंट्स फ्रॉम अ लिम्ब, तो अगर आपकी कोई हड्डी नहीं है या फिर आपका कोई जॉइंट नहीं है हाथ या पैर में, तो भी आपको इस वाली कैटेगरी में लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी में डाला जाएगा, ठीक है? चलो, आर्म एंड लेग डिफॉर्मिटीज भी इसमें काउंट हो सकती है। लेग अच्छा, इसकी वजह से हो सकते हैं ना, जैसे कि अगर आपको आर्म या लेग की कोई डिफॉर्मिटी है, तो भी आप इसमें आ सकते हो, या फिर आपका उन पर्टिकुलर पार्ट्स को निकाला जा सकता है, ठीक है? फॉर योर ट्रीटमेंट, या फिर आपको ठीक करने के लिए। लेग लेंथ डिफरेंस, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, दो पैर होते हैं तो उन दोनों में अगर साइज में इश्यू है, एक पैर आपका लंबा है, ठीक है? और जो आपका दूसरा पैर है वो छोटा है, ठीक है? ये आपका पैर का साइज है। तो इसमें क्या होता है कि आप सही से बैलेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है? आपका एक पैर छोटा होगा, एक पैर लंबा होगा, तो इसकी वजह से भी आपको एक कैटेगरी में डाला जा सकता है, जो कि होता है लेग लेंथ डिफरेंस। फिर है शॉर्ट स्टैच्योर, ठीक है? यानी कि नाम से समझ में आ रहा होगा, रिड्यूस्ड हाइट ड्यू टू शॉर्ट लिम्स, टंग और बोथ। हम आपने एक टर्म सुना होगा, ड्वार्फिज्म, जो लोग बौने रह जाते हैं ना, जिनको हम नॉर्मली बौने बोलते हैं, तो वो लोग इस कैटेगरी में आपके जाते हैं, ठीक है? तो 5 कैटेगरीज़ हो गई। फिर हम बात करते हैं हाइपरटोनिया की। हाइपरटोनिया क्या होता है? एब्नॉर्मल इंक्रीज इन मसल टेंशन, आपकी मसल्स के अंदर इतना ज्यादा टेंशन हो जाए कि आप सही तरीके से उसको मूव ही ना कर पाओ, उसका यूज ही ना कर पाओ, ठीक है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिया आपका कहलाएगा। एब्नॉर्मल इंक्रीज इन मसल टेंशन रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड एबिलिटी टू मूव, आप उसको सही तरीके से मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर आता है अटेक्सिया। अटेक्सिया क्या होता है? एन इम्पेयरमेंट कैटेगराइज्ड बाय अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट्स, आपके जो मसल के मूवमेंट्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठता है, आप एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाते हो। ऑफन ड्यू टू द डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो सीएनएस है, यानी कि आपका जो ब्रेन है जो पूरा काम कर रहा है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, उनमें भी जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, वो भी आपको हेल्प नहीं कर रही है कि आप अपनी मसल्स को एक साथ बहुत सारे कामों में लगा पाओ, ठीक है? सेरेब्रल पाल्सी हमने डिस्कस किया था। सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन ब्रेन का एक इश्यू होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चीज देखी जाती है। फिर बात करते हैं एथेटोसिस की। characterized by unbalanced involuntary movements and a difficulty maintaining a symmetrical posture। अब जब किसी को एथेटोसिस होता है, तो भाई उनका जो पोस्चर होता है, उनका जो बॉडी होता है, वो उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको बहुत दिक्कत होती है उसको मेंटेन करने में, यानी कि अनबैलेंस्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी अनबैलेंस टाइप का बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर मसल्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आपके पोस्चर के बारे में बात हो रही है, ठीक है? दोनों में अलग है। अटेक्सिया क्या है? ये आपके कोऑर्डिनेशन की बात करता है, या फिर इम्बैलेंस की बात करता है आपके मसल्स की, और एथेटोसिस आपके कोऑर्डिनेशन या फिर अनबैलेंस इम्बैलेंस की बात करता है आपके पूरे पोस्चर की, यानी कि आपको जो पूरा शरीर है, जो ढांचा है, उसकी पूरी बात यहाँ पे करता है, ठीक है? हिंदी में भी है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं डिवीजन इन स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक्स। तो स्पेशल ओलंपिक्स में कैसे डिवीजन होता है? प्रिंसिपल क्या है? इंश्योरिंग एथलीट्स आर मैच्ड विद अदर्स ऑफ सिमिलर जेंडर, एज एंड कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। तो स्पेशल ओलंपिक्स की जो हमने बात करी थी पहले टॉपिक में, अब वहां जाके इसको जरूर देखना। तो उसका अगर जब हम डिवीजन करते हैं, प्लेयर्स का विभाजन करते हैं, तो उनके जेंडर के बेस पे, उनकी उम्र के बेस पे, और उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी क्या है उसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? एज सबसे पहले देख लेंगे। तो एज देखो क्या-क्या होती है, कैटेगरीज़ क्या-क्या है स्पेशल ओलंपिक्स में। 8 से 11 साल, 12 से 15 साल, 16 से 21 साल और 22 एंड अबव। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिसमें आपके स्पेशल ओलंपिक्स के प्लेयर्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है? तो अगर आपको याद हो, हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि सिर्फ डिफॉर्मिटी के बेसिस पे हम नहीं करते हैं लोगों का डिफरेंस या फिर उनका डिवीजन। तो ये आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे और भी कैटेगरीज़ बनाई जा रही हैं एज के अकॉर्डिंग।
फिर हम बात करते हैं जेंडर की। एथलीट्स आर ग्रुप्ड बाय जेंडर, इन सम सर्कमस्टांसेस जेंडर कैन बी कंबाइंड। तो प्लेयर्स जो होते हैं उनको जेंडर के बेस पे भी किया जाता है, या फिर अगर आपके मिक्स गेम्स होते हैं तो उसमें जेंडर भी दोनों को सेम रखा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा और वो पूरे प्रोसेस से होता है। फिर हम बात करते हैं एबिलिटी की। तो भाई जिसकी जो एबिलिटी है, जिसका जो स्किल एबिलिटी स्कोर है, जिसको डिटरमाइन किया जाता है, कमिटी करती है जब आपके वो इवेंट्स पे जाके देखती है। तो ये एक तरह का स्कोरिंग सिस्टम होता है जहाँ पे जो कमिटी बनाई जाती है वो पूरी तरीके से प्लेयर को ऑब्जर्व करती है, उनकी प्रैक्टिस देखती है, ट्रेनिंग देखती है और उनको कॉम्पिटिशन में देखती है, और फिर उसके बाद उनको स्किल स्कोर देती है कि भाई इनका स्किल अच्छा है, ये प्लेयर्स अच्छे हैं तो इनको अच्छी कैटेगरी में डालो, ये प्लेयर्स वीक है तो इनको थोड़ी वीक वाली कैटेगरी में डालो, ठीक है, या फिर बिगिनर्स के साथ आप इनको डाल सकते हो। तो ये 3 तरीके होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स के, एज, जेंडर और एबिलिटी। इनके बेसिस पे स्पेशल ओलंपिक्स में हमारा डिवीजन होता है, ठीक है। हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन और डिवीजन होता है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सिर्फ हमने 10 मिनट के अंदर इस पूरे टॉपिक को कर लिया है। अगर आप 2x पे देख रहे होगे तो 5 ही मिनट में ही आपका हो गया होगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स? जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हम क्लासिफिकेशन और डिवीजन क्यों करते हैं? टू इंकरेज सोशल इंटरेक्शन अमंग एथलीट्स, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, तो ये तो नहीं होगा। टू इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन स्किल लेवल एंड डिसेबिलिटी टाइप, ठीक है। टू प्रमोट ओनली एलीट एथलीट्स, तो ये गलत हो जाएगा। और ये आंसर ठीक लग रहा है तो ये आपका ठीक हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अब आपके जो एमसीक्यूज आने लगे हैं वो ऐसे नहीं आते हैं कि 3 ऑप्शंस आपको गलत दिखेंगे। हो सकता है आपको 2 या 3 ऑप्शंस ठीक लगे, तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से या फिर उन ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसी को चूज करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, ये वैसे आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको रीड कर लो फटाफट। एथेटोसिस क्या होता है? सॉरी, एथेटोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ मसल पावर इन वन लिम्ब, ठीक है। शॉर्ट स्टैच्योर क्या होता है? ये आप नाम से समझ पा रहोगे। लेग लेंथ डिफरेंस क्या होता है? ये आप नाम से समझ पा रहोगे। और हाइपरटोनिया भी हमने पढ़ा था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को ऊपर जाओ, रिवाइज करो और फिर आके इस क्वेश्चन का आंसर दो। इनमें से कोई एक है जो ठीक है, बाकी 3 का जो मीनिंग है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अपना ध्यान रखो। अगला वीडियो जल्दी आएगा।